गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से। आज हम 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये हमारा टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। मतलब इस कूलम्ब्स लॉ को समझने के पहले कुछ चीजें बाकी रह गई थी, तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस जो होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना या फिर बोल रहे हैं कि डेरिवेशन करना या फिर थ्योरी लिखना, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हमें ये भी पता हो कि चार्जेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है कि चार्ज क्या होते हैं, चार्जेस आर इनवेरिएंट। क्या लिखा है बच्चों? इनवेरिएंट। तो इनवेरिएंट का क्या मतलब? इनवेरिएंट का सीधा सा अगर हिंदी मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि जो वेरी नहीं कर रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब चार्जेस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो चेंज क्या नहीं होता है, उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बातें करते हैं। मतलब चार्जेस कैसे हैं? इनवेरिएंट। बोले सर कैसे हैं, समझाइए। तो इसको हम समझने के लिए एक एनालॉगस समझते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक m0 मास है। हम चार्ज को समझने के पहले मास के बारे में थोड़ा बता दूं कि मास जो है, कोई हमारा m0 मास है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर उसको हम किसी v वेलोसिटी से मूव करवाएं, अगर m0 का किसी v वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो उसके मास में फर्क होगा, चेंज होगा। मतलब जो ये इसका रेस्ट मास था, मतलब जब नॉर्मल पोजीशन में था उसका रेस्ट मास था, अगर इसी ऑब्जेक्ट को हमने v वेलोसिटी से मूव करवा दिया तो इसका मास पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उसके लिए इक्वेशन है वो ऐसा है कुछ कि m डैश जो कि चेंज मास है, मतलब बाद वाला मास है। एक वेलोसिटी के बाद जब हमने मूव कर दिया है उसके बाद वाला मास है, तो वो m डॉट जो होता है वो इक्वल होता है m0 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये इक्वेशन जिसमें कि m डैश क्या है, हमारा जो बाद वाला मास है, v वेलोसिटी से चलने के बाद वाला मास। ये m0 हमारा शुरू वाला मास है, रेस्ट मास, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v मतलब जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो c जो है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये c है। तो आपका मास देखो, कि क्वांटिटी को देखो कि अगर मान लो v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जो नीचे क्या है c है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। मतलब अगर हम बात करें तो ये हमेशा बढ़ी रहेगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो एक नॉर्मल वेलोसिटी से तो हमेशा बढ़ी ही होगी। तो ये बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टोटल क्वांटिटी ये पूरी जो है वो 1 से छोटी हो गई। अगर ये 1 से छोटी हो गई मतलब उसको 1 में से किसी छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना, मतलब ये पूरा कंटेंट क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर ये छोटा हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाली जो चीज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने जिसका मास m0 है उसको अगर v वेलोसिटी से अगर हमने मूव किया है तो उसके मास में चेंज होगा, उसका मास बढ़ जाएगा। पर क्या यही चीज इसके केस में नहीं, चार्ज के केस में? कि मान लो हमारे पास कोई 10 कूलम का चार्ज है, अगर इसको हमने v वेलोसिटी से मूव करवा दिया तो यहां पर यह होता है कि यहां पर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो पहले था वो v वेलोसिटी से मूव करने के बाद भी वही रहेगा, मतलब उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि चार्जेस आर इनवेरिएंट, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम समझते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। कैसे है बच्चे? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब है? एडिटिव नेचर मतलब उनको उनके साइन के अकॉर्डिंग हमें जोड़ना पड़ता है। मान लो कि अगर हमारे पास कोई +1 कूलम का चार्ज है और एक चार्ज है मान लो -3 कूलम का, तो इनको जब हमने ऐड करना है तो उनको उनके साइन के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। +1 को +1 ही लिखा जाएगा, उसके बाद उसको जोड़ना है किसके साथ? -3 के साथ। जो भी आंसर आएगा वो बात की बात है। क्या आएगा? -3 प्लस माइनस माइनस -3 + 1, -3 + 1 मतलब -2। मतलब दो अलग अलग चार्जेस थे, अगर उनको हमें जोड़ना है तो उनको उनके साइन के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा आंसर क्या है? -2। आंसर प्लस आए माइनस डजंट मैटर।
साइन के साथ, ये जो साइन है यहाँ पर माइनस है प्लस है उनके साथ ही जोड़ना है। ऐसा नहीं कर सकते कि खाली 1 ले लिया और 3 ले लिया और दोनों को जोड़कर 4 लिख दिया, नहीं, उनका जो साइन है उसका हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा नेचर कहलाता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, तो आप ये चीजें राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है कि चार्ज इज कंजर्वेशन, संरक्षित हिंदी में बोलते हैं जिसको कंजर्वेशन। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो चीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि चार्ज ना तो बनता है और ना खत्म हो सकता है, कि चार्ज को हम बना भी सकते हैं, खत्म भी नहीं कर सकते। चार्ज इज कंजर्व। तो इसका अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है, मान लो जैसे Na+Cl-, इसको हमने प्रोसेस करकर NaCl बनता है, तो मान लो सोडियम एटम प्लस क्लोरीन में इनको अगर एक रिएक्शन अगर इनके बीच में होगी तो वो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये प्रोसेस है, ये बिफोर प्रोसेस है और ये आफ्टर प्रोसेस है। ये प्रकार से बोले कि ये बिफोर प्रोसेस की बात हो रही है और ये आफ्टर प्रोसेस की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है कि चार्ज कंजर्व का मतलब ये है कि बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बोले से इसका क्या मतलब है कि देखो यहाँ पर NaCl, अभी इनके ऊपर कोई चार्ज हमें दिख रहा है क्या, कोई चार्ज हमें यहाँ पर शो हो रहा है, दिख रहा है नहीं, मतलब यहाँ पर आफ्टर प्रोसेस जो चार्ज है कितना है, 0 है। पर अगर हम यहाँ बात करें Na और Cl के बारे में, तो Na के ऊपर कैसा चार्ज है, +1 चार्ज है, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज। तो यही +1 और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस थे बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये किसकी बात कर रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड मतलब एक सेपरेट सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपको अगर ये पूछा, अगर ये इसके बारे में डेफिनेशन लिखना है कि चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बिफोर प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस आर सेम। ये हो गया चार्ज का कंजर्वेशन। तो ये हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस करी है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ और यही सारी चीजें आपको आपके बुक्स में भी अवेलेबल हो जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज काफी कुछ अच्छे टॉपिक हैं। फिजिक्स मेनली जो ऐसा सब्जेक्ट है हमारा जो कि लॉजिकल चलता है, कॉन्सेप्ट पे चलता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको फिजिक्स कभी भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको ये जो बेसिक आइडिया मेरी तरफ से आपको मिल रहे हैं, तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से समझें, इन्हें राइट डाउन जरूर कर ले। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्हें राइट डाउन कर ले, क्योंकि अगर आपने राइट डाउन नहीं करे, बार बार वीडियो देखने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि जब भी हम वीडियो देखें, जो चीजें पढ़ाई गई है हमें उससे राइट डाउन करना है, क्योंकि वो हमारा फेयर वर्क है और वो हमें करना बहुत जरूरी है। तो थर्ड अगली प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले हम ये समझते हैं क्वांटाइजेशन। जनरली अगर हम बात करें तो क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में अवेलेबल होता है। पर अगर हम यहाँ पर अपने चार्ज की बात करें तो कुछ इस तरीके से में एक फॉर्मूला होता है, Q = ±NE। इसमें Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को, N किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E जो है यहाँ पर ये जो E है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको हम अलग अलग मतलब बोलते हैं ना, अलग अलग नाम है, एक नाम नहीं खाली ये बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। सॉरी क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, हाँ फंडामेंटल चार्ज, एग्जैक्टली फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम एलिमेंट्री चार्ज है। तो ये अलग अलग नाम है, तो कहीं अगर हमें कुछ नाम अलग अलग दिख जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये बात उसी की कर रहे हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ई से। ये एन जो है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसी से हमको डेफिनेशन बनाना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधा मतलब है कि जो आपका चार्ज है, ये जो चार्ज है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसके एग्जिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल या फिर इंटीजर बोल लो कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये जो एन है ये इसका मतलब है इंटीजर मल्टीपल। तो बोले से इंटीजर मल्टीपल मतलब हमें इंटीजर्स पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स। मतलब अगर चार्ज की बात करें तो ये हो सकता है प्लस माइनस 1 1e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5e, सो ऑन जो भी। पर यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन का यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि ये इंटीजर में तो अवेलेबल है, क्या है, इंटीजर मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, उसमें तो एग्जिस्ट करेगा। पर क्या कभी ये पॉसिबिलिटी है कि हम बोले कि 1.5e, मतलब कभी जैसे एक बात करें कि ये हमारा मार्कर है, हम दुकान पे लेने जाते हैं, ठीक है, दुकान पे लेने गए तो बोले हमको 1 मार्कर दे दो, हमें चाहिए 5 मार्कर, हम 5 मार्कर ले लें। पर कभी जाके दुकानदार से बोला है हमने कि हमको 1.5 मार्कर दे दो या 1.25 मार्कर दे दो, नहीं ना, जूते मार देगा हमको। तो वो वाली चीज है कि चार्ज भी एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंटल चार्ज, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी जनरल आइडियाज था, बहुत जरूरी टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमें पता होना चाहिए। वही सारे जो टॉपिक हम सारे डिस्कस करें, अभी तक चार्ज की ही हम सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो चार्ज हमें पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए चार्ज होता क्या है। तो यहाँ तक चीजें थी हमारी खाली बेसिक डिस्कशन। अब हमारा फिजिक्स का फ्लो चालू हो जाएगा, और जिसमें हम सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कूलम्ब्स लॉ, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब किसी साइंटिस्ट का नाम रहा होगा या रहा क्या था, उसी ने एक लॉ बनाया, और लॉ में उसने क्या बताया कि दो अगर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस है, मान लो कि हमारे पास कोई Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको उन्होंने बोल दिया कि कोई डिस्टेंस उनके बीच में आ रही है, ठीक है बच्चों। मतलब अगर ये दो चार्जेस है हमारे पास, तो इनके बीच में हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, या फिर हो सकता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हो सकता है, रिपेल भी कर रहे हैं। कंडीशन हमें पता है कि अगर दोनों चार्जेस सेम है, मतलब लाइक चार्जेस है, कैसे चार्जेस है, लाइक चार्जेस, मतलब या तो हो सकता है दोनों प्लस प्लस हो, दोनों माइनस माइनस, लाइक चार्जेस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन हो सकता है दोनों चार्जेस अनलाइक, एक प्लस एक माइनस है, तो हमें पता है कि उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में इस कूलम्ब लॉ में बताया गया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या बोलती है डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो भी रिपल्शन लिख देता हूं डायरेक्ट, the force of attraction or repulsion acting between डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना, और उसके बाद में हर चीज को समझना कि the force of attraction or repulsion acting between two, अब देखना मेन क्लाइमेक्स चालू होगा, two stationary point charges, the force of attraction or repulsion acting between two stationary point charges, two stationary point charges are proportional to the multiple of proportional to the product of the magnitude of charges, and inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन। डेफिनेशन को एक बार पढ़ो अच्छे से, समझ में आनी चाहिए कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, हमने बताया कि दो अलग अलग हमारे पास चार्जेस है, उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो फोर्स है जो कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज बता रहा हूं क्या होता है। स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब दोनों चार्ज जो है Q1 और Q2 उनके प्रोडक्ट, मतलब उनके बीच में मल्टीप्लाई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिवाइड में जो चीज आने वाली है वो क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था? मान लो r, तो उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो खाली डेफिनेशन की बात है, पर इस डेफिनेशन में हमें क्या दिख रहा है? ये वर्ड क्या है? स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो ये चीज हमें बहुत समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर चार्ज स्टेशनरी भी है और चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज भी है। तो ये ऐसा नहीं, अगर ये वर्ड नहीं लिखा तो डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, तो क्या है डेफिनेशन बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाए? नहीं, उसके लिए हमें ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। स्टेशनरी भी होना चाहिए और पॉइंट। अब दोनों कंडीशन आप समझो कि स्टेशनरी क्यों होना चाहिए, स्टेशनरी क्यों होना चाहिए? स्टेशनरी मतलब जो हम बेसिक शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक ही है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब जो चार्ज है वो किस पोजीशन पे? रेस्ट पोजीशन पे, मतलब स्टेशनरी मतलब वो रेस्ट पे। तो रेस्ट पे क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो चार्ज मूव करना चालू कर देगा, अगर चार्ज ने मूव करना चालू कर दिया तो वो क्या कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। कौन सी कंडीशन में? कि जब चार्ज हमारा मूव कर रहा है, तो अगर उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी तो वो किसको इफेक्ट करेगा? उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है, उसको अफेक्ट करेगा। मतलब चार्ज को क्या जरूरी है? स्टेशनरी होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही मेरी? कि चार्ज अगर मूव करेगा तो कंफर्म है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो प्रोड्यूस हो गई तो वो उनके बीच में जो फोर्स हमें जो कैलकुलेट करना है उसको वो अफेक्ट करेगा, तो हमारा फोर्स प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? कि चार्ज का स्टेशनरी होना जरूरी है। दूसरा कि चार्ज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब किस तरह की चार्ज? कि पॉइंट चार्ज है Q1, उनको इसका मैग्नीट्यूड को हम बोल देंगे Q1 और Q2 है, पर ये पॉइंट का क्या होगा? कि पॉइंट है तब तक ठीक है, चीज है, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर पॉइंट चार्ज ना होते तो अगर चार्ज ऐसे बड़े बड़े वाले, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, सब कुछ, इसको Q1 बोल दिया, इसको Q2 बोल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? कि उनके बीच में इंडक्शन, जो हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी मेथड ऑफ चार्जिंग, कि दो चार्ज अगर हमारे पास है, दो चार्ज बॉडी है, तो अगर वो बहुत बड़ी है शेप में, साइज में बड़ी है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं अगर एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी भी चार्ज है, तो उनके बीच में कुछ इंडक्शन हो जाता है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, भले वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर चीजें बड़ी हुई तो भी हमें दिक्कत है, मतलब हमारे लिए अगर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है दो चार्जेस के बीच में, तो कंडीशन क्या है? कि स्टेशनरी में होना चाहिए और साथ ही साथ वो एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बीच में हमें इंडक्शन भी नहीं चाहिए, कि वो पता चला कि वो दोनों में इंड्यूस हो रहे हैं चार्जेस, इधर से उधर चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी फोर्स अफेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें भी होना चाहिए। तो आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस चीज को हम फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। ये डेफिनेशन आप जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब हम बात जो कर रहे थे कि हमारे पास दो अलग अलग स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, ये हमारा Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो R डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 और Q2 दोनों का प्रोडक्ट, और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? R स्क्वायर। मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिख देते हैं
तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तभी एक कांस्टेंट आया, एक K, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट किस तरह का कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम इस चीज को जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा आइडिया हमारा हर चीज का होना चाहिए कि ये फोर्स किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में। और वैसे अगर हमारे ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो वो किसके बीच में होगा, दो अलग अलग मास के बीच में। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो किसके कैसा होता है, F इक्वल टू G m1 m2, मतलब आपको दोनों मासेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहां पर भी डिस्टेंस r स्क्वायर आता है। ये सिमिलर अगर चीजों को रिलेट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, और ये हमारा किस तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि दो मास के बीच में लग रहा है। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पर जो होता है ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो चीजों को समझते चले जाओ तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अभी इसको हमें समझना जरूरी है। ये जो K आया है इसकी कुछ वैल्यू है, हाँ, ये जो K कांस्टेंट K जो है वो इक्वल होता है 1/4πε0। ये एक नया साइन मतलब एक सिंबल आपके सामने आ चुका है और इसका बहुत जगह आपको यूज भी करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो एक K कांस्टेंट है इसके इक्वल होता है 1/4πε0। मतलब एप्सिलॉन O बोल दो या एप्सिलॉन 0 बोलो, ये एप्सिलॉन 0 होता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है परमिटिविटी। परमिटिविटी ध्यान रखना, याद होना चाहिए आपको ये चीजें कि एप्सिलॉन 0 जो है वो क्या कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब बाहरी वातावरण, ठीक है, उसकी परमिटिविटी क्या कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन 0। परमिटिविटी का कोई बहुत बड़ा अलग मतलब नहीं होता। परमिटिविटी क्या शो कर रही है, एक प्रकार से परमिशन, क्या बता रही है, परमिशन। परमिशन फ्री स्पेस की परमिशन, मतलब इसको बोले परमिशन बोले कैसे समझाए सर, तो वो वाली बात हो जाती है कि मान लो अगर आपका कोई चार्ज है, एक 10 कूलम का चार्ज है, उसको वो अगर किसी दूसरे चार्ज को, ये अपना पहला चार्ज है Q1 और Q2, तो अगर हमने कोई 10 कूलम चार्ज को ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर करा, कि 10 कूलम का जो चार्ज है उसने इस वाले चार्ज पर कोई फोर्स लगाया, तो जब इस वाले चार्ज तक वो फोर्स जा रहा है तो एक हमारा फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, इसके बीच का ये जो एरिया है ये क्या है, फ्री स्पेस है। तो आपने अगर यहां से भले ट्रांसमिट क्या करा 10 कूलम चार्ज, पर वो इस फ्री स्पेस में क्या करा 2 कूलम चार्ज को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जैसे ही 10 कूलम में से 2 कूलम चार्ज को उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो यहां तक कितना पहुंचेगा, 8 कूलम। ठीक है, 2 कूलम चार्ज किसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस फ्री स्पेस में कर लिया। मतलब जो चीज हमने वहां से ट्रांसमिट करी थी वो पूरी की पूरी यहां पर नहीं पहुंची, वो किसी न किसी मीडियम या इस फ्री स्पेस में उसको क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो यही चीज है कि भैया इस फ्री स्पेस में उसको कितनी परमिशन दी है कि 8 कूलम चार्ज ले गया, बाकी 2 कूलम मेरे को दे दिया। तो यही कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब जितनी परमिशन आपको एक मीडियम देगा, चाहे वो फ्री स्पेस मीडियम हो या फिर कोई पर्टिकुलर मीडियम हो, मतलब पानी वाला मीडियम हो जाए या कोई लिक्विड वाला मीडियम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो मीडियम होगा वो बात की बात है। पर ये अभी किसकी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की, मतलब हवा, तो वो एक परमिशन देती है कि आपको कितना हम दे, मतलब हमारी तरफ से आपको कितनी छूट है, क्यों समझ लो आप। तो K जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/4πε0। एप्सिलॉन 0 को कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होती है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दी है। ठीक है, इस K की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, अगर इनको हम सारी वैल्यूज को रख देंगे, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, एप्सिलॉन 0 की भी वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, एप्सिलॉन 0 जो होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 ये होती है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। तो अगर इन सारी वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, इस फॉर्मूले में रख दें, तो हमें जो K की एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है,
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम स्क्वायर का इनवर्स मतलब नीचे, ठीक है। तो ये यूनिट भी कहां से, ये भी आप समझ लो, ये भी मैं बता देता हूँ कैसे आ जाती है यूनिट, हम कैसे लिख देते हैं, ठीक है। k = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k = कितनी, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कहां से आया, कहां से नहीं आया बच्चों, ये डायरेक्ट इस फार्मूले से आया। देखो ना, इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो ये जो बाकी की जो मटेरियल है सारे किधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। अगर हम डाल देखें कि k की वैल्यू हमें निकालना है तो इसके अपोजिट साइड में क्या है, f है, तो ये f है, ठीक है। ये जो r है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो चार्ज है उसके डिवाइड में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो बस आपका जो SI यूनिट है, इसकी कांस्टेंट, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो SI यूनिट है वो कहां से है वो बता रहा हूं। ये देखो क्या हो रहा है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। वैसे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया। और ये यहाँ पर दो चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो कूलम और कूलम क्या होता है, कूलम का स्क्वायर आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यही हमारी k की यूनिट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फॉर्मूला क्या है, ये है फोर्स k q1 q2 डिवाइडेड बाय r², जो कि q1 q2 उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उनके बीच के सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। k जो है ये हमारा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमने देख ली, उसकी SI यूनिट क्या होती है सारा, ठीक है। इसी कूलम्स लॉ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब अगर कभी ये नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, कूलम्स लॉ के बारे में ही बातें कर रहा है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ का दूसरा नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों होता है आप समझ ही रहे हो, स्क्वायर जो है वो इनवर्स नीचे है, उसी की वजह से इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, सॉरी क्या इसके बारे में, फोर्स के बारे में, ठीक है। अभी मैं चीजें रब कर रहा हूं थोड़ा सा, जो मेन चीजें उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा कूलम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं अभी और इसके में हमने बहुत सारी चीजें निकाल ली। तो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन देख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स है इसमें फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस मतलब वही एयर वाली बात कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, F0 से या F0 से। तो किसके इक्वल आ रहा है, वही हमारा k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q1 q2 और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कौन कहां का फोर्स हो गया, फोर्स इन है फ्री स्पेस। दूसरा अगर हम बात करें किसी फोर्स की किसी मीडियम में, फोर्स इन है मीडियम, तो मीडियम मतलब कोई सा भी मीडियम हो सकता है, डायरेक्टेड मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में फोर्स क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F ऑफ m मतलब फोर्स इन मीडियम, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 था जो कि फ्री स्पेस का था, यहाँ पर एप्सिलॉन m आ जाएगा, एप्सिलॉन m मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी किसकी थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और बाकी सारा कुछ ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये जैसे दो इक्वेशन लिखी है हमारे, इनको आप चाहो तो डिवाइड कर लो। क्यों डिवाइड कर रहा हूं उसके पीछे मैं कारण बता रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं ये सब चीजें, कि अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना मतलब f को f से डिवाइड करना, तो हम क्या देखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां से खाली एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन m बचेगा, बाकी ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारा f0 बाय f क्या निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। इसके इक्वल निकल के आया बच्चों, डिवाइड करना आप देखो पता दिख ही रहा है ना, जब इसको इससे डिवाइड करा तो ये 1/4 पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये एप्सिलॉन 0 नीचे बचा है, ये जो ऊपर चला जाएगा, तो बाकी ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा कि f को फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, वो किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, और ये जो होता है एग्जैक्टली वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन r, जिसको कि हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं कि ये k के इक्वल होता है। ये जो हमारा डायरेक्ट कांस्टेंट है तो k देखा था ये वाली चीज, तो ये
स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा के जो होता है वो इनका डिवीजन जो होता है, के जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। सारी चीजें बच्चों, इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ब्रैकेट बनाकर लिख लेना, क्योंकि ये चीजें हमें पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी कहां से आई हमारी, मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी को डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी आती है, जो कि किसके इक्वल होती है, के, और वो सब किसके इक्वल होता है, फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन फ्री स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन अ मीडियम, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारा पहला आज का कूलम्ब्स लॉ, जिसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम आगे वाले वीडियो में इसी कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। कौन सा फॉर्म बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ये वेक्टर फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है, अभी हमने जब कूलम्ब्स लॉ की बात करी है तो कूलम्ब्स लॉ में हमने कहीं भी डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया है। किस चीज को इंक्लूड नहीं किया बच्चों, डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, या फिर दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस है तो उनकी किसी के एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन है, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बातें कर रहे हैं। सारा मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मतलब सब अभी मैग्नीट्यूड में ही चल रहा था। अब जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है तो वही चीज क्या कहलाती है, हमारा वेक्टर फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म बेटा, वेक्टर फॉर्म। मतलब आपको अलग अलग एक्सिस, मतलब एक एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना। उसके बाद मान लो ये दो चार्जेस यहाँ पर, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, तो उस वाली कंडीशन में हमको ये समझना है इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, ठीक है। तो ये हम आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। यही सब कुछ आपका कूलम्ब्स लॉ, और यही अगर एग्जाम में आता है तो हमें उसे लिखना है। डेफिनेशन, क्या चीजें इंक्लूड थी, दो पॉइंट चार्जेस थे हमारे पास, उनके बीच का सेपरेशन, उसके बाद पूरा फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या चीजें थी, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट था जिसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है के से, उसकी वैल्यू क्या थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और उसके बाद हमने मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी को भी यहाँ पर देख लिया और उसके द्वारा रिलेटिव परमिटिविटी को तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इसका वेक्टर।